हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन टिप पे। तो हम लोग देख रहे हैं रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख रहे थे, क्लियर। उस जिसमें से हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नीशियम से, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट वही होने वाला है कि ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है। तो याद रखिएगा, एब्जॉर्ब्ड एज डाइवेलेंट Mg+2, याद रखिएगा, क्लियर। कोई नई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है ये Mg जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, क्लियर। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक में आप देखे होंगे, वहाँ पे Mg का यूज़ होता है, ठीक है। और उसी में रेस्पिरेशन चैप्टर में ही जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो पायरुविक एसिड को जब एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज किया जाता है तो वहाँ भी Mg का यूज होता है। तो ये याद रख लीजिएगा, क्लियर। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, मतलब जो DNA और RNA सिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी Mg पाए जाते हैं और हेल्प्स इन मेंटेन द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। इसको समझाते हैं। जैसे ये रहा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब इसमें देखिए जो ये Mg है इसी की बात कर रहा है कि Mg प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। तो ये डायग्राम से आप लोग को याद दिमाग में छप जाएगा कि भाई Mg क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट कह रहा है हेल्प्स इन मेंटेन द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। राइबोसोम का जैसे दो सब यूनिट होते हैं, क्लियर। एक सब यूनिट जैसे मान लीजिए ये mRNA है, ठीक है। ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है, ये दोनों जुड़ता है, यहाँ पे Mg का यूज होता है, याद रखिएगा, क्लियर। मेरे को लगता है क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अगला एलिमेंट है सल्फर। सल्फर में हम लोग फिर से फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, किस फॉर्म में ऑब्टेंड होता है। सल्फेट के फॉर्म में ऑब्टेंड होता है जो SO4-2 होता है, क्लियर, याद रखिएगा, कोई नई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सल्फर में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो 2 अमीनो एसिड है जहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सिस्टीन और मिथियोनिन। हम इसका डायग्राम दिखा देंगे, आपको याद हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है कि मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स विटामिन्स जैसे थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम एंड फेरिडोक्सिन। मतलब ये मेन कंस्टिट्यूएंट है बहुत सारे कोएंजाइम का, क्लियर। विटामिन्स का, विटामिन्स में कौन कौन, थायमिन, हम पिछले लेक्चर में दिखाए थे थायमिन का डायग्राम, फिर से दिखा देंगे। बायोटिन जो कि विटामिन होता है, कोएंजाइम ये भी विटामिन है, और फेरिडोक्सिन में भी प्रेजेंट होता है। चलिए तो डायग्राम देखते हैं। ये है आपका सिस्टीन का डायग्राम, ठीक है। देखिए सल्फर कंटेंट की बात कर रहे हैं, सिस्टीन में सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। ये है मिथियोनिन, सल्फर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़िएगा तो अगला डायग्राम है थायमिन का जो हम लास्ट लेक्चर में दिखाए थे, और देखिए यहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट है, कोई नई बात नहीं। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन हुए, सिस्टीन और मिथियोनिन, क्लियर, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो सेवरल कोएंजाइम्स कह रहा है, इसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम ये और सक्शनल कोएंजाइम ये की बात कर रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला एलिमेंट देखते हैं जो कि है आयरन। आयरन में भी फर्स्ट पॉइंट वही देखने वाले हैं कि ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ऑब्टेंड एज फेरिक आयंस, याद रखिएगा कि ये फेरिक आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब लार्जर अमाउंट में ज़रूरत होता है, सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना करें तो उसमें से लार्जेस्ट होता है, टोटल एलिमेंट्स की नहीं। जो नाइट्रोजन था वो ग्रेटेस्ट अमाउंट में ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट्स में देखा गया था, ठीक है। लेकिन आयरन सिर्फ माइक्रो की बात कर रहा है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स लाइक फेरोडॉक्सिन। ये फेरोडॉक्सिन क्या होता है, तो आप लोग फोटोसिंथेसिस में देखे होंगे, ये आयरन सल्फर का कॉम्प्लेक्स होता है। किसका होता है,
आयरन सल्फर का कॉम्प्लेक्स होता है, एंड साइटोक्रोम्स। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फेराडॉक्सिन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा। अगला, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe+2 टू Fe+3, मतलब Fe+2 से Fe+3 बनता है। क्लियर? कब? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये जो फेराडॉक्सिन है और साइटोक्रोम्स है, ये दोनों का रोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए ही होता है, तो याद रखिएगा। क्लियर? तो ये तीसरा चौथा पॉइंट एक दूसरे को लिंक करता है। अगला पॉइंट कह रहा है एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम। ये कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट कह रहा है इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बट फॉर्मेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो आयरन। ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट है मैग्नीज। तो मैग्नीज में भी फर्स्ट पॉइंट वही देखेंगे कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब एज मैग्नस आयन इन Mn+2। क्लियर? Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ये आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्लियर पढ़िएगा, पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे। क्लियर? थर्ड कह रहा है मैग्नीज का पॉइंट कि बेस्ट फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये किस में इन्वॉल्व होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बोले तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन पढ़े होंगे कि ये H2O है। क्लियर? और H2O से टूटता है तो क्या बनता था? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैग्नीज आयन का यूज होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अगले मेटल को देखने वाले हैं जो कि है जिंक। क्लियर? जिंक में भी फर्स्ट पॉइंट वही देखेंगे हम लोग, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो ऑब्टेन्ड एज जिंक आयन Zn+2। क्लियर? ये सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेज। स्पेशली कार्बोक्सिलेज मतलब याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे कि जिंक है, ये किससे जाएगा? कार से जाएगा। ठीक है? जिंक जाएगा कार से, कार्बोक्सिलेज। ठीक है? याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है ऑल्सो नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सिंथेसिस में जिंक का अहम रोल रहता है, तो याद रखिएगा इसको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले मेटल के बारे में देखने वाले हैं जो कि है कॉपर। और में फर्स्ट पॉइंट वही देखेंगे कि किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब्ड होता है। तो एब्जॉर्ब्ड एज क्यूप्रिक आयन, याद रखिएगा, Cu+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसेंशियल फॉर ओवल और मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। जो प्लांट्स के सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं ये उसमें बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है। क्लियर? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एसोसिएटेड विथ सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखिए जो भी रेडॉक्स रिएक्शन में है, ठीक है, उसमें ये ऑक्सीडाइज ही अपना ऑक्सीडेशन कॉपर करेगा, किसके जैसा? आयरन के जैसा। अभी जब हम आयरन बता रहे थे तो वो भी आयरन जो था Fe+2 से Fe+3 में गया था कि नहीं गया था? तो उसी की तरह ये भी रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है इसेंशियल फॉर विटामिन सी सिंथेसिस, याद रख लीजिए। और लास्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम AA3। जब हम लोग रेस्पिरेशन आप लोग पढ़े होंगे तो रेस्पिरेशन में जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 में उसमें साइटोक्रोम AA3 देखने को मिला था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग देखने वाले हैं बोरॉन एलिमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एब्जॉर्ब्ड किस फॉर्म में होता है। तो एब्जॉर्ब्ड एज BO4 3-3, ठीक है, B4O7 और -2, याद रखिएगा। ये दोनों फॉर्म याद रखिएगा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है। अगला पॉइंट है कि रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम+2। कैल्शियम का यूटिलाइजेशन में बोरॉन का बड़ा अहम रोल रहता है, याद रखिएगा।
मेम्ब्रेन फंक्शनिंग करता है, क्लियर। पोलन जर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पोलन जर्मिनेशन में बोरॉन का यूज़ होता है, ठीक है। सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन कराता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कराता है। तो इसमें से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक पोलन जर्मिनेशन और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कराता है। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अगला एलिमेंट देखने वाले हैं जो कि है मोलिब्डेनम, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट वही देखेंगे कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है, क्लियर। तो ऑब्टेन्ड एज मोलिब्डेट आयन MoO2+2 होता है, क्लियर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कि कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज, क्लियर, एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। जब आप लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, उसमें मोलिब्डेनम यह रोल प्ले करता है, वो कंपोनेंट होता है नाइट्रोजिनेज का, क्लियर, और नाइट्रेट रिडक्टेज का। आगे बढ़ते हैं और लास्ट एलिमेंट हम लोग देखने वाले हैं क्लोरीन। क्लोरीन में भी हम लोग फर्स्ट पॉइंट वही देखेंगे कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है, तो एब्जॉर्ब्ड एज क्लोराइड आयन, याद रखिएगा, क्लोरीन माइनस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है हेल्प्स द डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में मदद करता है और अनायनिक कटायनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये अकेले ऐसा कर नहीं सकता है, ये सोडियम प्लस Na+ और K+ का मदद लेता है, याद रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो ये वाटर रिएक्शन जो हम बताए थे, H2O टूटता है, ठीक है, और 2H+ निकला, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीजन निकला है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्लोरीन का और पहले बताए थे Mn का, ये दोनों एलिमेंट का ये हम रोल रहता है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में। दोनों याद रखिएगा कि वाटर स्प्लिटिंग में क्लोरीन भी इन्वॉल्व होता है और मैग्नीज में, क्लियर। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, धन्यवाद।